जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस पे धर्म पर। दोस्तों हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज को दोस्तों कर रहे थे, सब्जेक्ट वाइज हम लोग दोस्तों पीवाईक्यू देख रहे थे। और आज दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो रसायन विज्ञान का दोस्तों जितने भी अभी तक 69वीं बीपीएससी एग्जाम में दोस्तों अभी तक जो पीटी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी का, तो 69वीं बीपीएससी तक का दोस्तों आज हम लोग रसायन विज्ञान का दोस्तों प्रश्नों को देखेंगे। पीवाईक्यू करने पर दोस्तों आपको एक फायदा ये होता है कि पीवाईक्यू करने के फलस्वरूप आप अपना मतलब कि गहन चिंतन कर सकते हैं कि हाँ, जो भी हम सब्जेक्ट का अध्ययन किए हैं, पीवाईक्यू देखे हैं, तो उसका दायरा क्या होता है। मतलब बीपीएससी जो एग्जाम ले रही है तो वो कौन से बुक को पढ़ने से या कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न उठा रहा है दोस्तों, वहाँ से आपको थोड़ा सा ये मदद मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा। तभी हम लोग बीपीएससी का दोस्तों कर रहे हैं, तो बीपीएससी का भी हम लोग आपका बता देना चाहते हैं कि पॉलिटी का दोस्तों हो चुका है, हमारा ज्योग्राफी हो चुका है, दोनों वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी भी, और दोस्तों फिजिक्स हो चुका है। आज दोस्तों हम लोग करेंगे केमिस्ट्री। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं, जो हमारे चैनल पर दोस्तों नए आए हैं, तो उनको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म पर दोस्तों स्पेशली ये जीएस के लिए है। और खासकर दोस्तों जो बिहार सरकार के अंतर्गत एग्जाम चाहते हैं लेना दोस्तों, तो उन्हीं के लिए ये विशेषकर दोस्तों चैनल बहुत ही कारगर साबित होगा। तो हमारे चैनल पर जुड़कर दोस्तों आप अपने जीएस की शुरुआत कीजिएगा। और जैसा कि हम बताए थे कि 1 अगस्त से दोस्तों जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है या जिनका सिलेबस अधूरा भी है और जिनका सिलेबस कंप्लीट भी है दोस्तों, उनके लिए दोस्तों एक हम ला रहे हैं सीरीज मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों चलाएंगे हम। वहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट वाइज क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज दोस्तों आपको वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे, उसका दोस्तों पीडीएफ देंगे, एमसीक्यू पीडीएफ देंगे दोस्तों। और रात में डेली 9:30 बजे दोस्तों उस चैप्टर से हम क्या करेंगे, क्यूज लेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल दोस्तों क्या होगा, मुफ्त होगा। तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और दोस्तों अपने तैयारी में थोड़ा सा दोस्तों और सुधार कीजिए, ताकि दोस्तों आप उसमें कोई भी एग्जाम में बैठे दोस्तों तो आपको कोई परेशानी दिक्कत दोस्तों ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का जो पहला सवाल है दोस्तों केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। वो आपसे पहला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, मतलब इसे बताना है आपको तत्व नहीं है, यहाँ पर तत्व नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है धातु, अधातु, उपधातु, गैस। आपको देखने पर दोस्तों लग रहा होगा यहाँ पर जितने भी हैं सब क्या है, सब तो तत्व ही हैं। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे आवर्त सारणी, तो उसमें दोस्तों आप क्या करते होंगे, पढ़े होंगे वहाँ पर, तो तत्वों को दोस्तों 3 वर्गों में बांट के पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे धातु, एक धातु पढ़े होंगे उपधातु, एक पढ़े होंगे दोस्तों अधातु पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे मेटल नॉन मेटल, और दोस्तों एक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर उपधातु के अंतर्गत ही आते हैं आपके वो जिसमें धातु और अधातु के दोस्तों दोनों गुण पाए जाते हैं। ये जो गैस आपको दिया है, ये दोस्तों गैस किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो गैस आपका आ जाएगा अधातु के अंतर्गत। क्योंकि दोस्तों आवर्त सारणी में जितने भी गैसें हैं दोस्तों, या आपका नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या जितने अक्रिय गैस है दोस्तों, सभी के सभी किस श्रेणी में आते हैं, तो दोस्तों अधातु की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो आप गैस देख रहे हैं, तो गैस दोस्तों आपका तत्व की श्रेणी में नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, वो अधातु में आ जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से इसको आप बांट सकते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या किया है, 3 वर्गों में आवर्त सारणी को बता दिए कि बांटा गया है। धातु में आपका हो गया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड जो होता है दोस्तों, ये विभाजित करता है। जितने भी गैस देख रहे हैं सब दोस्तों क्या कहलाता है, आपका अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है आपका दोस्तों, अधातु कहलाता है। और जितने भी धातु देखते हैं वो सभी आपके बाएं तरफ में है, और अधातु क्या होते हैं जितने भी है दोस्तों दाएं तरफ है। तो ये भी सवाल कभी कभी पूछ देता है आपसे। आगे है कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है। केमिस्ट्री के फादर दोस्तों कौन है, तो लेवोजियर जो है, कहीं कहीं लेवाइसियर भी दोस्तों लिखा रहता है। तो ये क्या है, केमिस्ट्री का दोस्तों फादर है, ये ध्यान दीजिएगा। इससे भी दोस्तों सवाल आपसे हर एक एग्जाम में कभी कभी उठा देता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके कम से कम कौन फादर है वो भी थोड़ा सा, उस पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। आगे एक सवाल किया है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 18 और 20 है। मतलब इलेक्ट्रॉन आपके 18 हो गए और न्यूट्रॉन दोस्तों हो गए 20। आपसे पूछा है द्रव्यमान की संख्या, तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, जो तत्व होते हैं, कोई भी आपका परमाणु दोस्तों है, तो परमाणु के जो नाभिक होते हैं, नाभिक में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जो इसके चारों ओर घूमता है वो क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और आपको ये भी बता देना चाहते हैं, जो परमाणु जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। उदासीन क्यों होते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने भी परमाणु में आपके प्रोटॉन होते हैं, संख्या जितनी संख्या में, उतनी ही संख्या में दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए दोस्तों क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, उदासीन कहलाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है क्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो जो नाभिक में जितने भी उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योगफल होता है भाई, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका तो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, या तत्वों का द्रव्यमान कहलाता है।
तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, लेकिन आपको बताएं कि किसी भी परमाणु का जो उदासीन कहने का कारण क्या है, उसमें प्रोटॉन की संख्या और आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इसलिए तो जितना आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उतना ही क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपका प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन आपका 18 है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा दोस्तों आपका 18 होगा। तो 18 आपका प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन कितना है 20। बताएं कि 18 और 20 को क्या करना है, जोड़ना है क्योंकि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो 18 20 कितना होता है आपका योगफल 38 होता है। तो इस तरह से हम 38 को टिक करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तभी जैसे बताएं कि नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो सर योगफल होता है वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका द्रव्यमान संख्या, नाभिक का द्रव्यमान संख्या दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे है प्लूटोनियम दे दिया है, प्लूटोनियम दे दिया है दोस्तों, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड दिया है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। अब यहाँ पर आप एक चीज आप बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं दोस्तों ये कहलाता है आपका परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटॉन बोलते हैं। किसी भी परमाणु में जितने भी प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या कहलाती है। तो हमेशा दिमाग में डाले रखिएगा, जो नीचे रहेगा पैर के पास वो कहलाता है प्रोटॉन परमाणु संख्या बोलिए, और ऊपर जो होता है ये कहलाता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान में बता दिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। तो आपको निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग कितना दिया 242। अब 242 में से अगर आप घटाइएगा प्रोटॉन को तो न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा। तो 242 में से 94 घटाइए कितना बचेगा, तो 12 में से देखिए यहाँ पर 242 में से क्या करना है, वो घटाना है 94, क्योंकि बता दिए कि ये दोनों क्या है योग है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। आपको बताना है क्या, न्यूट्रॉन बताना है, क्योंकि आपका प्रोटॉन पता है, ये प्रोटॉन है आपका 94। तो 12 में से घटेगा 8, 12 में से घटेगा 4 तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। कितना बचेगा 8 बचेगा। तो जहाँ पर 8 दिख रहा है वो आपका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में इनमें से कोई भी दिया है। बचा यहाँ पर कितना 23 बचा, 23 में से घटेगा 9, कितना बचेगा आपका 14 बचेगा। कितना बचेगा 14, तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 148 हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, आगे आइए, आगे है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। अब समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक का मतलब होता है जिसके स्थान समान हो, मतलब जिसके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है अलग अलग होता है। और एक होता है संभारिक, जिसमें क्या हो द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन स्थान उसका अलग अलग हो। तो क्या बोला अलग अलग हो, तो क्या अलग अलग होगा, द्रव्यमान संख्या दोनों का अलग अलग होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर 7 क्या है, 7 नंबर, हाँ 7 नंबर आ गया। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि फैराडे स्थिरांक क्या है। तो फैराडे जो स्थिरांक होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो जो होता है आपका सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। क्या होता है आपका ये फैराडे स्थिरांक होता है, ये क्या होता है आपका सार्वभौमिक स्थिरांक दोस्तों कहलाता है। तो इसको थोड़ा याद रखे रहिएगा। आप पूछ रहा है कि किस निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। 7 किसका होता है, तो आप पीएच स्केल में क्या होता है, पीएच स्केल देखेंगे तो ये कुल 14 भाग में बटा होता है। ये होता है 7, यहाँ होता है 0 आपका, ये क्या होता है 14 होता है। तो 7 से अधिक इधर जो होगा दोस्तों क्या कहलाता है आपका कहलाता है बेस, मतलब क्षारीय कहलाता है आपका। 7 से अगर कम रहेगा तो क्या कहलाएगा आपका अम्लीय, मतलब ये आपका कहलाता है एसिड, ये हो गया, और ये कहलाता है आपका बेस। ये जो यहाँ पर जो 7 होगा दोस्तों वो कहलाता है आपका उदासीन, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो क्या पूछ रहा है आपसे 7 क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है। उदासीन कैसे प्राप्त होता है, तो जब अम्लीय को क्षारीय को मिलाइए, जब आप अम्लीय और क्षारीय को मिलाइएगा तो क्या मिलता है आपको, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई कहलाता है। उसमें क्या मिलता है आपको, तो उसमें आपको मिलता है लवण और मिलता है दोस्तों जल। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि अम्ल को और क्षार को मिलाने से क्या बनता है, तो अम्ल को और क्षार को मिलाने से दोस्तों आपको लवण और जल बनता है, उसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो पीएच मान कितना होता है 7। तो शुद्ध वाटर देख रहे हैं, प्योर वाटर, ये इसका मान क्या होता है 7 ही होता है। क्या होता है 7 ही होता है। क्या पूछा आपसे, किसका पीएच मान 7 है, तो यहाँ पीएच मान आपका शुद्ध जल का भी है और आपका उदासीन अभी जो विलयन होता है उसका भी दोस्तों 7 ही होता है। तो यहाँ पर 1 से अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि दोनों का पीएच मान क्या होता है 7 ही होता है। ये ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा। निम्नलिखित में किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक बता दिए किसका होता है, क्षारीय विलयन का होता है। क्या होता है, क्षारीय विलयन का होता है। 7 से कम होगा आपका अम्लीय हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का पीएच मान बता दिए उदासीन होता है। तो ये क्या होता है 7 होता है दोस्तों। क्या होता है 7। आगे आते हैं, देखिए पीएच से भी प्रश्न करता है तो कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है आपको, सब पॉइंट पर दोस्तों। इसी से पता चलता है कि जब आप अपना सिलेबस कवर करते हैं तो आपका इससे जब PYQ करते हैं तो वहाँ पता चल जाता है क्या हम मिस कर रहे हैं, क्या हम पढ़े हैं। तो एक घोल का पीएच मान 3 से क्या हो गया 6 हो गया, तो ये 6 बदल गया। तो यहाँ पर बोला H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जैसा बताया था अभी स्केल के बीच में आपका 7 होता है, उदासीन होता है।
यहाँ पर होता है 14, ये जो आपका बेस होता है ये आपका 0 हो गया, ये क्या होता है आपका एसिड होता है। तो 7 से जैसे ही मतलब कि इधर 0 की तरफ आइएगा ना भाई, तो क्या होगा आपका एसिड की जो मात्रा होगी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, और यहाँ पर जैसे 0 से आगे जाइएगा 7 के नजदीक ना, तो क्या होगा एसिड की मात्रा कम होती जाएगी। उसी तरह 7 से अधिक जैसे 14 की तरफ जाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा बेस की मात्रा बढ़ती जाएगी, और सही दोस्तों 14 से कम आइएगा तो क्या होगा इस आपका जो बेस की मात्रा है वो क्या होगा कम आपका कम होती जाएगी। तो इसको भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कमी तो आएगा, क्योंकि 3 से हो गया 6, 3 से मान लीजिए 3 यहाँ पर, 3 से क्या हो गया 6 हो गया, तो जाहिर सी बात है जो आपकी जो अम्लता है उसमें क्या होगा दोस्तों H+ आयन में कमी आएगी। कितना कमी आएगी, तो यहाँ पर 1000 गुना दोस्तों क्या होगी कमी आएगी। दोस्तों ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे बैठा कर आप निकाल सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं अगला प्रश्न। अगला है ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है, तो ब्रोमीन के बारे में बता देते हैं। ब्रोमीन क्या है, अधातु है। क्या है आपका ये, तो ये आपका अधातु है, नॉन मेटल है दोस्तों, और ये द्रव अवस्था में रहती है। क्या होती है ये, द्रव अवस्था में रहने वाली दोस्तों अधातु है। जिस तरह से पारा देखते हैं, पारा तो धातु है लेकिन वो द्रव अवस्था में रहती है, उसी तरह से अधातु में भी दोस्तों एक द्रव अवस्था में रहती है ब्रोमीन। इसका दोस्तों क्या होता है, इसका जो संकेत होता है वो होता है Br होता है, और इसका दोस्तों क्रमांक होता है परमाणु क्रमांक 35 होता है। इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, वो हेलोजन वर्ग का है, ये भी याद रखिएगा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस, जो वेल्डिंग करते हैं, मतलब मान लीजिए कोई आपका इस्पात का लोहा कोई चीज़ टूट जाता है तो उसमें वेल्डिंग होता है दोस्तों। तो वेल्डिंग करने के लिए कौन सा गैस होता है, तो वेल्डिंग करने के लिए तो एसिटिलीन तो होता है, लेकिन एसिटिलीन के साथ क्या मिलाते हैं, तो आपका ऑक्सीजन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिलाने के फलस्वरूप तो क्या होता है वेल्डिंग। कहीं भी देखिएगा वेल्डिंग काम दोस्तों, वहाँ पर आपको 2 सिलेंडर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों गैस का। आगे हम लोग आते हैं गैल्वेनाइजेशन दोस्तों, या गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है। तो दोस्तों क्या होता है, लोहे की पाइप या लोहे की कोई वस्तु होती है, उस पर जंग लगने से बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, उस पर एक जस्ते की परत चढ़ाते हैं। जस्ते मतलब जिंक की दोस्तों, उससे परत चढ़ाते हैं। तो जो परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है ना सर, वो क्या कहलाती है आपकी, वो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। उस पर किस चीज़ की परत चढ़ाते हैं, तो जस्ते के दोस्तों परत चढ़ाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, जिसका जिंक Zn की परत हम लोग चढ़ाते हैं। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। अगला कितना नंबर हो गया, हम लोग का 14 नंबर हो गया, 15 नंबर आना है आपको हम लोग को। अगला सवाल क्या है हम लोग का, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट, मतलब वो जो कपड़े साफ करते हैं तो उसमें जो डिटर्जेंट होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो वो आपका सल्फोनेट होता है। सल्फोनेट क्या करता है दोस्तों, जब कपड़े की गंदगी होती है उसको दूर करने में दोस्तों क्या करता है, वो मदद करता है, ये ध्यान दीजिएगा। पल के पानी के साथ मतलब कि उसमें घुल कर दोस्तों अभिक्रिया करता है, और जो कपड़े की गंदगी होती है उसको दूर करता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होती है, तो मानव पसीने से उत्सर्जित होने वाले तत्व में दोस्तों आपका नमक तो होता है, नमकीन तो लगता है, पसीना देखते होंगे कभी, अगर उसका स्वाद अगर लिए होंगे तो उसमें सोडियम तो होगा, जरूर होगा। सोडियम के अलावा दोस्तों आपका मैग्नीशियम होता है, और आपका जस्ता भी होता है। ये सभी दोस्तों क्या होता है, तो इसमें से जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। पसीना में दोस्तों सिर्फ आपका सोडियम नहीं होता है, सोडियम के अलावा जो भी दिख रहे हैं आपको तत्व, यही सब भी आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। नीला थोथा दोस्तों कॉपर सल्फेट को कहते हैं। किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट को दोस्तों हम लोग ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। ब्लू विट्रॉल दोस्तों याद रखिएगा, नीला थोथा को कहते हैं। COSO4.5H2O इसका सूत्र होता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर दे दिया है, मतलब इसमें जल के जो अणु कितने होते हैं, 5 अणु दोस्तों जल के होते हैं, ये याद रखना है आपको। आगे आते हैं, जो भी मतलब कि बताने लायक आपका होगा पॉइंट हम बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे है कौन सबसे भारी धातु है, ये जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है कौन सबसे भारी है। ऐसे तो धातु आवर्त सारणी में बात कर ले कि सबसे भारी धातु जो होता है ओस्मियम दोस्तों कहलाता है। वो घनत्व के आधार पर यहाँ पर बात करेगा आपसे, मतलब कोई भी चीज़ घनत्व के आधार पर होता है, उसका निर्माण मतलब तय किया जाता है कौन भारी है कौन हल्का है। तो जो प्लेटिनम देख रहे हैं, प्लेटिनम जो सबसे कठोर धातु में भी आता है, और सबसे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सबसे भारी धातु के अंतर्गत भी यहाँ पर आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये विशेष आपका प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, चांदी, ये सब दोस्तों ये याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, आगे स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील दोस्तों जो बना होता है आपका, उसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है, लेकिन इसके अलावा भी आपका लोहा निकेल मतलब निकेल भी होता है, और इसके साथ दोस्तों कार्बन की भी मात्रा दोस्तों इससे मिलाई जाती है स्टेनलेस स्टील में, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी भी हो जाएगा, मतलब इसमें से क्या होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो दिया है ये हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये किससे बनता है, तो ये आपका जिप्सम से बनता है। किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। CaSO4.2H2O जिप्सम का दोस्तों सूत्र होता है, क्या होता है CaSO4, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। इसमें जल के दोस्तों क्या होते हैं,
दो अणु होते हैं और यही दोस्तों जब कॉपर सल्फेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दोस्तों, तो क्या होता है, ये जो पानी का अणु देख रहे हैं, दो अणु, ये क्या होता है दोस्तों, इसमें से 1.5 भाग, मतलब कि कहिए कि जो 1.5 जो जल होता है, मतलब 2 लीटर है, तब समझिए कि 1.5 लीटर पानी क्या होता है दोस्तों, ये भाप बन के उड़ जाता है। तो बचता कितना है आपका, तो ये जो आपका देख रहे हैं ये हाफ H2O 2H2O हो जाता है दोस्तों, हाफ H2O, बाकी सब वही रहता है दोस्तों, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉपर, जो कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट दोस्तों बोला जाता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यही आपका फार्मूला है। ये दोस्तों फार्मूला बदलता भी है, जो 2 होता है ना, 2 कभी कभी क्या होता है आपका आगे आ जाता है, मतलब इस तरह से आ जाएगा, नहीं तो इसके होल थॉइस में आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी फार्मूला होता है आपका किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए पूछा भी आगे आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो हाफ H2 दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 2, ये इससे दोस्तों पकड़ में आना चाहिए आपको कि क्या है, CaSO4 तो होगा, लेकिन इसका होल थॉइस दे दिया, मतलब कि 2 जो लिखते हैं हम लोग हाफ, तो हाफ के लिखने का क्या है, इसका हम यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबद्ध है, क्या द्विबद्ध द्वारा जुड़े हो तो कहलाते हैं। तो आप दोस्तों जब हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे तो हाइड्रोकार्बन के 3 तरह के दोस्तों पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे एल्केन पढ़े होंगे, CnH2n+2 पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे CnH2n पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे दोस्तों CnH2n-2 पढ़े होंगे दोस्तों। तो ये जो आप CnH2n+2 देखेंगे, इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग क्या, एल्केन बोलते हैं दोस्तों। ये बनाता है आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, सिंगल। ये CnH2n होता है दोस्तों, ये क्या बनाता है आपका, डबल बॉन्ड बनाता है। और CnH2n-2 होता है दोस्तों, ये बनाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड के हिसाब से आप प्रश्न को पकड़िएगा। द्विबंध बोला, द्विबंध कौन बनाएगा आपका, ये CnH2n, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन, एल्कीन एल्काइन दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एल्कीन हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके में दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल होता है, इसका दोस्तों क्या नाम है, रासायनिक नाम भी एसिटिक है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। आगे है, कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो जैसे बताएंगे अभी हम कि एसिटिक अम्ल क्या होता है आपका, ये सिरके में होता है, ये याद रखना है आपको। कार की बैटरी में क्या होता है। तो कार की बैटरी में दोस्तों आप पढ़ते आ रहे होंगे 8 क्लास से ही, क्या होता है उसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों। क्या होता है, सल्फ्यूरिक, जिसको हम लोग H2SO4 कहते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। H2SO4 किसको कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक को दोस्तों कहते हैं। आगे आते हैं, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर, सोडा वाटर मतलब जो स्प्राइट वगैरह खोलते हैं तो उससे निकलने वाली जो गैस होती है वो क्या होती है, तो वो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, CO2, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग का है, देख लीजिए यहाँ पर हो गया, खनिज मिनरल क्या है। तो जो खन के निकालते हैं जमीन से दोस्तों क्या कहलाता है आपका, खनिज कहलाता है। तो दोस्तों जो खनिज होते हैं वो क्या होता है, अकार्बनिक ठोस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, खनिज कोई भी निकालते हैं तो क्या ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है वो अकार्बनिक होता है, मतलब उसमें कार्बन दोस्तों नहीं होते हैं। ये ध्यान दीजिए वाली बात है आपके लिए। 1945 में जो नागासाकी, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में दोस्तों देखते पढ़े होंगे कि 2 बम गिराता है कौन, अमेरिका, एक 6 अगस्त एक 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो बम जो गिराता है, विस्फोट करता है दोस्तों, उसमें वो जो बम बनता है वो किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, प्लूटोनियम का, याद रखिएगा। अभी जो दोस्तों इस बन जा रहा है बम, उसमें दोस्तों आपका यूरेनियम का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस समय जो अमेरिका बम गिराया था दोस्तों उसमें किस चीज़ का बना हुआ था, तो उसमें दोस्तों आपका प्लूटोनियम का बना हुआ था, याद रखिएगा। उस बम का नाम दोस्तों फैटमन था, और जो नागासाकी पर हिरोशिमा पे गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, इसको भी याद रखिएगा। दोनों का दोनों दोस्तों याद रखना आपको। एक फैटमैन जो 9 अगस्त को गिराया था दोस्तों नागासाकी पर, इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था, और वहीं दूसरी ओर जो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया था दोस्तों लिटिल बॉय पर, उसमें यूरेनियम का दोस्तों प्रयोग हुआ था। ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए, दोनों याद रखिएगा। एक ही प्रकार के परमाणु जिनमें से किस में मिलते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु आपको देखना है दोस्तों, तो क्या मिलेंगे, कहाँ मिलेगा, तो प्राकृतिक तत्व में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे एक ही प्रकार के परमाणु। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो क्रियाशीलता दोस्तों अगर आप पढ़े होंगे दोस्तों, तो वहाँ पर पढ़े होंगे पोटेशियम। जो पोटेशियम दोस्तों होता है, पोटेशियम के बाद आपका सोडियम के बाद कैल्शियम दोस्तों क्या होता है, ये सबसे क्रियाशील धातु होते हैं। क्या होते हैं आपके, क्रियाशील दोस्तों धातु की श्रेणी में आते हैं। इस तरह के जब 10th क्लास में पढ़े होंगे, या हाँ 10th क्लास में पढ़े होंगे दोस्तों, तो इस तरह का बना होगा मैप इस तरह से, और इसमें क्रियाशीलता दिया होगा, ऊपर में सोडियम पोटेशियम लिखा होगा, फिर आपका सोडियम, फिर कैल्शियम इस तरफ दोस्तों लिखा होगा, वो क्रियाशीलता होता है। नीचे आपका सोना चांदी का दोस्तों लिखा होगा, ये बहुत ही कम क्रियाशील होता है। क्रियाशीलता मतलब दोस्तों तुरंत क्या कर ले, किसी के साथ दोस्तों संबंध बनाने पर मतलब तुरंत तैयार हो जाए दोस्तों, उसे कहते हैं। तो पोटेशियम क्या दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका क्रियाशील धातु है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फेरस दोस्तों इस तरह से
आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है, हाँ, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर किस गैस का इस्तेमाल होता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। जब भी वनस्पति तेल से आप वनस्पति घी बनाइएगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन दोस्तों गैस का इस्तेमाल होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब उत्प्रेरक के रूप में वो काम करता है, जो भी मतलब अभिक्रिया होता है उसको बढ़ाने का दोस्तों काम करता है, उसे हम लोग हाइड्रोजनीकरण के नाम से भी जानते हैं। आयोडीन कृत लवण में होते हैं, तो आयोडीन कृत लवण में दोस्तों क्या होते हैं, तो आयोडीन कृत लवण में आपका पोटेशियम आयोडाइड होता है। क्या होता है आपका, पोटेशियम दोस्तों आयोडाइड होता है, इसको भी याद रखना है आयोडीन कृत लवण में। आगे है आपका खाने का नमक, जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं दोस्तों। तो NaCl बनता है, तो NaCl तो बनता है, जैसे कि बताएं कि ये क्या है आपका लवण है। लवण किससे बनता है, तो अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है। लेकिन यहाँ अम्ल क्षार बहुत जगह दिया, देखिए अम्ल क्षार अम्ल क्षार अम्ल क्षार, लेकिन कौन से अम्ल क्षार, मजबूत कमजोर इस तरफ दिया है। तो दोस्तों जो NaCl बनता है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के मिलने से बनता है। हम बताएं कि अम्ल क्षार के मिलने से दोस्तों ये लवण और आपका जल बनता है, और लवण जल बनता है, अम्ल क्षार मिलता है, इसी को बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया ही बोलते हैं दोस्तों। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो क्या होता है आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हम लोग का कि सभी जैव यौगिक अनिवार्य मूल तत्व है। मतलब जितने भी जैव, जैव मतलब कि मान लीजिए सजीव, जो सजीव होते हैं दोस्तों उसमें अनिवार्य तत्व क्या होता है, अनिवार्य मूल तत्व तो कार्बन। जितने भी दोस्तों जीवित जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं दोस्तों, उसमें कार्बन की मात्रा होती ही होती है दोस्तों, इसीलिए उसको जलाने पर दोस्तों वो जलता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन दोस्तों आपका केरोसिन में दोस्तों क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन दोस्तों नहीं होता। बाकी कांच में आपका होता है सिलिकॉन ऑक्साइड दोस्तों, उसको बोलते हैं SiO2, इस तरह फार्मूला होता है। सीमेंट में भी आपका होता है दोस्तों, और मिट्टी में तो आपका ऑक्सीजन होता ही होता है। आगे हम लोग आते हैं, सिगरेट के लाइटर में दोस्तों कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट के लाइटर में दोस्तों आपका ब्यूटेन, C4H10 दोस्तों का फार्मूला होता है, पढ़े होंगे दोस्तों। जो आपको बताएं हम अभी एल्केन बताएं, तो एल्केन का दोस्तों होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन पढ़े होंगे। तो उसमें दोस्तों C4H10 होता है, ब्यूटेन का फार्मूला होता है। आपका गैर में जो LPG होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस दोस्तों, वहाँ पर भी ये आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सर दोस्तों मिलाया जाता है इसमें। तो लाइटर में भी, सिगरेट लाइटर में दोस्तों क्या होता है आपका ब्यूटेन मिलाया जाता है दोस्तों। तरलकृत पेट्रोलियम गैस, तो ये बताएं आपको LPG को ही बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या होता है, तो इसमें बता दिए आपका ब्यूटेन तो होता ही होता है, प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन प्रोपेन दोनों होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है, आइसोप्रीन। बहुलक का मतलब होता है कि जो एक ही तत्व से मिलकर दोस्तों बना होता है। जिस तरह से मान लीजिए कि आप जो शर्ट पहने हैं, इस तरह कोई कपड़ा पहने हैं, तो मान लीजिए धागा एक ही धागा से बना हुआ, वो क्या छोटे छोटे धागा मिलकर दोस्तों एक बड़े आकार के दोस्तों आपके वस्तु बना दिए, तो क्या हो गया आपका, वो बहुलक कहलाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या होता है, जो प्राकृतिक रबड़ है उसका जो बहुलक होता है दोस्तों वो आइसोप्रीन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कृत्रिम बहुलक होता है तो उसको बोलते हैं नियोप्रीन। क्या बोलते हैं उसको, नियोप्रीन। कृत्रिम बहुलक का पूछ देगा, कृत्रिम रबड़ का बहुलक दोस्तों नियोप्रीन होता है। क्या होता है, नियोप्रीन। इसको भी याद रखे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में दे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। आगे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हमारा है, हाँ, टेफ्लॉन 39 नंबर। टेफ्लॉन दोस्तों क्या होता है, ये बर्तन पर न चिपकने वाला दोस्तों एक पदार्थ लगा होता है। जो क्या होता है दोस्तों, बर्तन पर ये जो नहीं चिपकने वाले बर्तन होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों किसका बहुलक है ये पूछ रहा है आपसे, तो ये टेट्राफ्लोरो एथिलीन दोस्तों इसका बहुलक होता है आपका कौन, टेफ्लॉन दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में अक्सर दोस्तों आपसे पूछता है। और बताएं जैसा कि ये बर्तनों पर न चिपकने वाले दोस्तों नॉन स्टिक पत्थर पर दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, इसको भी याद रखना है आपको। बेकेलाइट जो कुकर में देखते होंगे हैंडल पकड़ने के दोस्तों, वहाँ पर जो बेकेलाइट का इस्तेमाल होता है, इसमें दोस्तों फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड दोस्तों इसके मिलकर दोस्तों इसके संघनन से ये बनता है दोस्तों कौन, आपका बेकेलाइट। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, याद रखिएगा इसको। ट्राईग्लिसराइड क्या है, तो ट्राईग्लिसराइड दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का वसा होता है। क्या होता है आपका, ये वसा होता है, इसको याद रखिएगा। ट्राईग्लिसराइड दोस्तों क्या होते हैं, तो ये दोस्तों वसा होते हैं, जो आपके शरीर में जो फैट की मात्रा को बढ़ाते हैं वो दोस्तों ट्राईग्लिसराइड होते हैं। ग्रेफाइड और हीरे के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य है। क्या है, सत्य कथन आप पहचानना है। उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना बिल्कुल नहीं है। हीरा जो ग्रेफाइड है वो षष्ठफलकीय होता है, हीरा जो चतुष्फलकीय होता है दोस्तों, संरचना दोनों का अलग अलग होता है। उनकी कठोरता समान है, बिल्कुल गलत है। ये जो हीरा होता है दोस्तों क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, और आपका ग्रेफाइड होता है तो मुलायम होता है। उनकी विद्युत चालकता समान है, बिल्कुल नहीं। ये जो होता है विद्युत का कुछ चालक होता है, हाफ ग्रेफाइड दोस्तों क्या है, अधातु होते हुए क्या है, विद्युत का दोस्तों चालक होता है। तो ये तो समान नहीं है। आगे आते हैं हम लोग,
चौथा देख लेते हैं, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। बिल्कुल ये आपका सही है, क्योंकि दोस्तों दोनों क्या है, दोनों आपके कार्बन के अपरूप हैं। तो दोस्तों इनके जो रासायनिक गुण होते हैं दोनों क्या होते हैं, समान ही होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, समान होते हैं। भौतिक गुण भले ही अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण दोनों के समान होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे भी चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। मतलब देखते होंगे पुलिस होता है कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो वो नशा में है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए तो एक पाइप की जैसे संरचना रहता है, वो दोस्तों उसके मुंह में लगाकर चेक करता है। उसमें क्या होता है, तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों होता है। इससे क्या होता है, उसमें एक मीटर लगा रहता है दोस्तों। जैसे ही मतलब मान लीजिए कि व्यक्ति अगर नशा किया होगा या दोस्तों शराब पिया होगा तो उससे पता चल जाएगा, उसमें दोस्तों इंडिकेट कर देता है। आगे हम लोग आते हैं अगला प्रश्न। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः होती है, मुख्यतः बता दिए आपको, इसे ब्यूटेन भी होता है, आपका प्रोपेन होता है। दोनों का दोस्तों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में ई नहीं देगा, सिर्फ 4 ऑप्शन देगा, आपसे पूछेगा तो यहाँ पर ब्यूटेन को टिक कीजिएगा, प्रोपेन को टिक नहीं कीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सब प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे। 1 मिनट अपलोड हो रहा है। हाँ, 45 नंबर, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक हैं। तो ग्रीन हाउस गैस के दोस्तों घटक तो सिर्फ अगर मान लीजिए ऑप्शन 4 देगा आपको तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य घटक होता है, लेकिन इसके अलावा भी आपको मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है। ये मतलब यहाँ पर चारों गैस क्या होते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस में पाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दे दिया है, जलवाष्प सबसे ज़्यादा जो होता है वो जलवाष्प में होता है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। तो कभी कभी पूछता है ग्रीन हाउस गैस कौन है कौन नहीं है, ये और छाटने के लिए। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक हैं, जैसे देखिए यहाँ भी दे दिया आपको, फिर दोबारा पूछ दिया। देखिए यहाँ पर ये PYQ करने से एक फायदा होता है आपको। देखिए यहाँ पर 64वां BPSC ने पूछा, फिर अगले साल जो 65वां BPSC हुआ था दोस्तों, वहाँ पर सेम क्वेश्चन आपको डाल दिया। देखिए यहाँ पर डाल दिया। तो PYQ करने से दोस्तों हर एक सब्जेक्ट कीजिए तो कम से कम वहाँ से 20-25 क्वेश्चन तो आसानी से दोस्तों आपके एग्जाम में लड़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक दोस्तों कौन होता है, तो बता दिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही होता है, मीथेन होता ही है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओजोन आपका होता है। सेम टू सेम आपका छाप दिया था। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न गैस। तो जब पेट्रोल और डीजल दोस्तों अधूरे तरीके से जलेगा ना, देखते हैं उसमें काला काला धुआं निकलता है, तो क्या होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये बहुत ही हानिकारक गैस होता है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों CO होता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है। और सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का लगाव जो होता है भाई किससे होता है, तो ये जो आपका हीमोग्लोबिन है दोस्तों, RBC से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। अगर मान लीजिए कि उसके पास ये है, RBC को पूछे आपसे कि उसे सवाल करे कोई व्यक्ति कि आपको हम CO दे रहे हैं, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहे हैं, और CO2 गैस दे रहे हैं, तो आप किसके साथ जाना पसंद कीजिएगा, तो जो तो जाता है किसके साथ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड पर बहुत ज़्यादा लगाव करता है दोस्तों। और ये हानिकारक गैस है दोस्तों। कभी मान लीजिए हानिकारक गैस आपको ये है और कार्बन डाइऑक्साइड से संपर्क कर लिया है तो सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होता होगा। देखते होंगे जिसको नहीं बोलते दम्मा की बीमारी दोस्तों, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है। साबुन ग्रीस को हटाया जाता है, तो दोस्तों साबुन ग्रीस को हम लोग पाइसीकरण से हटाते हैं। किससे हटाते हैं, तो पाइसीकरण द्वारा आपको साबुन ग्रीस को हटाता है। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न मिलाना है एस्पार्टम, फ्रेओन, नियोप्रीन और बेनाड्रिल है दोस्तों। तो जो एस्पार्टम होता है दोस्तों, कृत्रिम मधुरक होते हैं, जो कृत्रिम मधुरक जो मीठे के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये आपके होते हैं। ऑप्शन एक पहला का 3 हो जाएगा। फ्रेओन दोस्तों होता है ये प्रशीतक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज वगैरह ऐसी वगैरह में दोस्तों। नियोप्रीन बता दिए थे अभी बताए थे कि नियोप्रीन क्या होता है, ये आपका कृत्रिम रबड़ का दोस्तों बहुलक होता है। आइसोप्रीन तो हो गया आपका प्राकृतिक का, लेकिन कृत्रिम का नियोप्रीन। और बाकी जो बचा आपका लास्ट वाला बेनाड्रिल की, तो क्या होगा, प्रतिहिस्टामीन दोस्तों। तो उसी के साथ साथ मिला लीजिए। पहला का 3 बताया थे, पहला का 3 क्या दिया है, यहाँ भी दिया है, दूसरा का बताया था 4। तो पहला का 3 दूसरा का 4 कहाँ है आपका भैया, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 क्या होगा, आपका आंसर सही होगा। आगे हम लोग आते हैं, देखिए मिला भी दिया है। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो H2SO4 की दोस्तों मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होती है। तो अम्ल वर्षा जो होता है सर वो किससे होता है, तो SO2 और NO2 गैस के मिलने पर दोस्तों क्या होता है, ये अम्ल वर्षा होता है। ये SO2 NO2 याद रखिएगा। इसमें दोस्तों जब जल के साथ संपर्क करता है तो क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है ये, और ये बनाता है नाइट्रिक अम्ल दोस्तों बनाता है। तो किसकी मात्रा कुछ अधिक होती है, तो वहाँ दोस्तों मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। इसी को हम लोग तेजाब वर्षा भी बोलते हैं। आगे हम लोग आते हैं,
अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्रभाव तो फब होगा, प्रभाव फब डालेगा, सिर्फ कारखाना ही डालेगा, आपको कोयला जलाने से हो गया, पेट्रोल जलाने से हो गया, मतलब कि जो वायु को प्रदूषित कर रहा है, तो वायु तो फब प्रदूषित कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से तो ये सभी होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया तो नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, थोड़ा सा हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। यही ना है कि और कोई है? नहीं, यही है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 गैस है, एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 उत्सर्जन से होने वाली वर्षा। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से पेट्रोल तथा ऊर्जा उत्पादन में संयंत्र में जलाने से भी होता है। अतः इन प्रश्नों का उत्तर दोस्तों एक से अधिक विकल्प सही होगा। वही बताएं आपको हम, कोई एक कारण नहीं होता है वहाँ पर। शुष्क बर्फ को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है लेकिन वो शुष्क होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, सूखा बर्फ। आगे है कि किस शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए प्रश्न पूछा आपसे, दोबारा अगेन कर दिया आपसे, शुष्क बर्फ देखिए फिर पूछा आपसे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपसे होगा आंसर। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो चूने का पानी में दोस्तों आप कार्बन डाइऑक्साइड मिला दीजिएगा ना, तो क्या होता है, उसका रंग दोस्तों दूधिया हो जाता है। क्या दूध की तरह हो जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। क्या मिलाने से? जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट में दोस्तों आपका चूना पत्थर तो होता ही है, लेकिन सिलिका मिट्टी भी होती है, राख भी होता है दोस्तों। तो उपयुक्त में से क्या होगा आपका? एक से अधिक इसलिए दिया है, ऑप्शन ई दिया है। आगे आते हैं, एक कार बैटरी जैसे बताएं तभी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आगे आते हैं, कौन किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन दोस्तों आपका हीरा में तो कार्बन का प्रूफ है, ये भी कार्बन का प्रूफ है। अब कोयला भी दोस्तों कार्बन होता ही है, इसलिए कोयला जलता है। तो यहाँ पर बोला कौन नहीं है, तो इसमें कोई नहीं, सब में है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से सख्त कौन है? मतलब कि सख्त मतलब हार्ड, तो हार्ड दोस्तों कौन? आपका हीरा। यहाँ पर धातु की बात नहीं किया, सिर्फ पूछा सख्त कौन है, तो हीरा सबसे दोस्तों क्या कठोर तत्व है, याद रखिएगा। अगर धातु पूछता तो हम देते हैं प्लेटिनम के पास जाते हैं, किस पास जाते हैं? प्लेटिनम के पास जाते हैं। तो थोड़ा सा प्रश्न को थोड़ा देखिएगा, उससे गहराई को समझिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? मतलब कोई वस्तु, जो हम लोग वस्तु को खाते हैं, पदार्थ को खाने के लिए, भोजन को, उसको सुरक्षित रखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो सोडियम बेंजोएट का। किसका इस्तेमाल? सोडियम बेंजोएट क्या करता है? तो खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखता है, परिरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है दोस्तों। पारद धातु में है, मिश्रण है, तो पारद धातु क्या होता है? पारदयुक्त। पारद मतलब कि पारा, पारा के साथ दोस्तों जो बनाता है मिश्रण दोस्तों, उसी को बोलते हैं पारद। कोई मतलब लोहा को छोड़कर दोस्तों अधिकांश धातु पारा के साथ क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं, मतलब कि मिश्रण बनाते हैं। तो जो पारद युक्त मिश्र धातु होता है, पारद युक्त मिश्र धातु, वो क्या कहलाते हैं? आपके पारद धातु मिश्रण दोस्तों कहलाते हैं। आगे हम लोग आते हैं, ऑप्शन सी इसका हम लोग देख लिए। खाना बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है, तो दोस्तों इसमें खाना बनाने में जो होता है आपका, यहाँ पर के हिसाब से देखिएगा तो प्रोपेन ब्यूटेन तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? मीथेन। मीथेन भी दोस्तों, हम मीथेन के भी सहायता से क्या करते हैं? हम लोग खाना बनाते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? धातु बोला द्रव अवस्था में, तो पारा होता है Hg, याद रखिएगा, इसका संकेत होता है Hg होता है, परमाणु संख्या होता है 80, ये भी याद रखना आपको। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन उद्पातन कहते हैं। इसके अलावा आपका कपूर हो गया, अमोनिया हो गया दोस्तों, ये सभी होता है। नेफ्थलीन की जो गोली होता है, जो आपकी माँ कपड़ों के बीच में रखती है, वो भी आपका उद्पातन की श्रेणी में आता है। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धातु होता है। देखते होंगे पीतल का जो बर्तन होता है, उसको क्या करते हैं? सफाई करने के लिए दोस्तों, या उस पर कलई करने के लिए आप अमोनियम क्लोराइड चूर्ण का जब करते हैं तो निकलने वाली धुआं होता है। तो धुआं दोस्तों क्या होता है? तो जो दोस्तों जो उसके साथ अभिक्रिया करता है, तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। किसका होता है वो? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? क्योंकि नींबू में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। दिया इसमें देखिए ऑप्शन 4 क्या दिया है आपको? हाँ दिया है सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, उसी को बोलते हैं। तो इसी में दोस्तों ये अम्ल पाया जाता है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है दोस्तों, ये गैस भी होता है। यहाँ मुख्य गैस नहीं पूछा है, तो इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नहीं दिया है, याद रखिएगा। अगर मुख्य गैस देता मुख्यतः तो दोस्तों हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पर जाते हैं। तो यहाँ पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन मतलब NO2 निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, हाइड्रोकार्बन भी दोस्तों इस समय निकलता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन तो सभी दे दिया है आंसर में, लेकिन मुख्य गैस पूछता तो मुख्य गैस देता, तब हम मान जाते हैं हम लोग दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड पे। या बोलता है कि आधा जला हुआ पेट्रोल, जैसे पूछा था ऊपर, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड था, लेकिन यहाँ पर कार के धुआं से दोस्तों
गाड़ी के धुएं से सब गैस निकलता है। स्टील को कठोरता बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाते हैं। किसे मिलाते हैं? स्टील को कठोरता बनाने के लिए कार्बन की दोस्तों मात्रा मिलाते हैं। कार्बन की मात्रा के मिलाने से दोस्तों क्या होता है, आपका जो लोहा होता है दोस्तों, उसके प्रकार पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा दोस्तों, वो कार्बन की मात्रा से ही निर्भर करता है दोस्तों। जो शुद्ध में किस्म का लोहा होता है इसको पिटवा लोहा दोस्तों कहते हैं हम लोग। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेड। मैडम क्यूरी का नाम सुने होंगे, पिंच ब्लेड। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्यों जल जाती है? वो क्लोरीन के कारण। क्लोरीन दोस्तों अगर उसे मिला हुआ है उसके कारण त्वचा क्या दोस्तों वो जल जाती है। देखते होंगे लंबे समय तक कोई व्यक्ति तैरता है तो ऐसा दोस्तों होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन को जलाइएगा भैया तो क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। हाइड्रोजन को जब जलाएंगे तो जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन गैस है और इसको जलाने के लिए क्या चाहिए हमको? ऑक्सीजन चाहिए। आपको पता है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क बनाएगा तो क्या मतलब कि अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? आपका जल बनेगा। ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन जलाने पर जल बनेगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या बनेगा? आपका पानी। हो गया। आगे आते हैं। सोने को घोला जा सकता है। सोना को हम लोग घोल सकते हैं अम्लराज में। तो अम्लराज किससे बनता है? तो अम्लराज बनता है आपका HCl और HNO3 से बनता है। 3 भाग आपका HCl का होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और 1 भाग जो होता है आपका ये HNO3 का होता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया तो है नहीं, तो यहाँ पर नहीं दिया है तो भाई हम किसको टिक करेंगे? इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया था, इसलिए BPSC जब एग्जाम लिया तो उस समय सभी को मार्क्स दिया होगा। सोने एक बार दिया तो क्या होता है? घुल जाता है। और इसका अनुपात बताती है कि नाइट्रिक अम्ल का होता है 1 भाग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl का 3 भाग होता है दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। दोस्तों वो कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से दोस्तों क्या करता है? अभिक्रिया करता है दोस्तों, इसलिए इसको उसमें नहीं रखा जाता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के क्या होते हैं दोस्तों? बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वो धातु कौन है? तांबा। कॉपर क्या है? कॉपर दोस्तों क्या होता है? वो थोड़ी देर अगर रख दीजिएगा आप हवा में तो उस पर हरा रंग का क्या होता है? आपका परत उस पर चढ़ जाता होगा। देखते होंगे आप, आपके माँ के पास पानी नहीं होता है, जग होता है तांबे या गिलास होता है, उस पर देखे होंगे दोस्तों। तो उसको धोने के लिए आपकी माँ नींबू का या कुछ बाजार में मिलता है उसको साफ करने के लिए लाती होंगी। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? तो दोस्तों ये एक आपका एस्टर है। क्या है आपका? ये एस्टर है दोस्तों। विस्फोटक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग आते हैं अगला प्रश्न। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि दोस्तों ये जो LPG हो द्वारा चोक हो जाते हैं। क्या होते हैं? LPG द्वारा तो ये चोक हो जाते हैं, इसलिए इसका दाब मापक का दोस्तों इस्तेमाल मापक प्रदान दोस्तों नहीं किए जाते हैं। इसको ध्यान देने वाली बात है। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा दोस्तों हेमाटाइट द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोहा दोस्तों होते हैं 4 प्रकार के, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट आपका होता है, फिडेराइट और क्या होता है? लिमोनाइट दोस्तों होता है। ये ध्यान दीजिएगा। विरंजक चूर्ण के लिए दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है। तो जल में दोस्तों अधिक विलय ये नहीं होता है, ऐसा है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मतलब अधिक विलय नहीं होता है, जरूरत के अनुसार ही दोस्तों विलय होता है। ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है COCl2 होता है, इसको याद रखिए। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग वाले जो तांबा होता है उसका घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा मिक्स करने पर आपका 8300 इसका दोस्तों फार्मूला होता है। ये फार्मूला को देख लीजिएगा। औसत निकालना है आपको, तो औसत निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? 3 गुना पीतल बनाना है आपको। तो 1 भाग जस्ता का, 2 भाग आपका तांबा का है ना, दिया हुआ है। तो इसको निकाल करके क्या कीजिएगा? 3 भाग 3 से भागा जब मार दीजिएगा औसत निकल जाएगा आपका। औसत बोला, औसत हम निकाल लेंगे दोनों को जोड़ करके, औसत पढ़े होंगे मैथ में। आगे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 80 नंबर। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो बर्तन के ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते की धन ध्रुव बनाया जाता है दोस्तों। जो बर्तन होता है उसको ऋण ध्रुव और वहाँ पर धन ध्रुव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोस्तों दोनों वहाँ पर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इस पर हम लोग बात कर चुके थे कि लोहा निकेल होता है, लोहा क्रोमियम दोनों का होता है। देखिए फिर आपसे उठा करके आपको दे दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ई हो जाएगा। यही बारे में बता रहे हैं कि करना जरूरी है। फिर देखिए 38 BPSC में पूछा था आपसे स्टेनलेस स्टील के बारे में। तो लोहा होता है और आपका क्या होता है? क्रोमियम होता है। लोहा क्रोमियम होता है दोस्तों, याद रखिए निकेल नहीं दिया है तो लोहा क्रोमियम पे हम लोग जाएंगे दोस्तों। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक किसमें होता है? तो बीटा में होता है। अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा दोस्तों पॉजिटिव होता है, इस पर निगेटिव होता है, इस पर न्यूट्रल होता है। जैसे आप पढ़ते होंगे ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसी तरफ इसको जोड़ के पढ़ लीजिएगा। अल्फा में पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव होता है, और गामा पे दोस्तों क्या होता है? ये उदासीन होता है, कोई चार्ज दोस्तों नहीं होता है। आगे हम लोग आते हैं।
विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों, ये याद रखिएगा गामा आपका। कहाँ गया भाई, हाँ आ गया। आगे दिया है आपको कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है। धातु मतलब कौन डिनोट करता है, ये याद रखिएगा। आपको बता देते हैं हम कि अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है लेकिन धातु धातु पूछेगा तो जिसके अंतिम कक्षा में एक दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं या अधिक से अधिक 3 रहेंगे दोस्तों, वो धातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे दोस्तों। और इसके ज़्यादा रहेंगे 4 5 6 7 दोस्तों, क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये तो आपका न्यूट्रल है, मतलब कि क्या है दोस्तों, ये निष्क्रिय गैस है, मतलब ये आपका नोबेल गैस, जीरो गैस दोस्तों बोलते हैं, ये वर्ग 18 का है। तो यहाँ पर धातु के बारे में पूछा, देखिए 2 8 8 ये 2, तो ये कितना है इसका, अगर जोड़ेंगे तो 2 8 10 8 18 तो 20, 20 किसका होता है परमाणु संख्या, 20 होता है कैल्शियम का। तो कैल्शियम का पता है क्या है, धातु है। अगर भूल जाते हैं कैसे पता करना तो जोड़ के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 20 के अंदर ही दिया है, 20 तक तो कम से कम 30 तक याद रखिएगा। ये आपका अर्बा सारणी का जो भी तत्व है। 8 8 16 2 18 आर्गन है दोस्तों। तो आर्गन आपका तो क्या है, आपका धातु है, निष्क्रिय गैस में आता है आपका, अक्रिय गैस में। और 8 2 10 7 17 क्या हो गया दोस्तों आपका, क्लोरीन। क्लोरीन आपका गैस हो गया तो क्या हो गया, धातु ही हो गया। तो ऑप्शन बचा क्या आपका डी। जैसे आपको इच्छा उससे बना सकते हैं, जैसे याद रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा लास्ट में जो आपका होता है 1 2 आपका धातु को डिनोट करता है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। समूह का अवध क्रम क्या होता है, तो यहाँ पर 3 होता है। क्या होता है इसका, 3 होता है। इसको निकालने का एक तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पर हम जब इसका थ्योरी वाला पार्ट बताएंगे वहाँ पर उसको बताएंगे भी। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, क्या है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, P+N, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो प्रोटॉन में 2 न्यूट्रॉन भी 2 दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। ये आसानी से आप बना सकते थे। आगे सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो इसका दोस्तों अष्टफलकीय होता है। जो है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होता है वो क्या होता है, अष्टफलकीय। ये सब दोस्तों जो आपका है इसको याद रखिएगा। आगे है एक तत्व दोस्तों जिसके एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, उसके जो सबसे लास्ट वाला घर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो जब दोस्तों किसी के अंत में मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ है, मतलब कोई तत्व है आपका, यहाँ पर कोई तत्व है और यहाँ पर क्या है उसका अंतिम घर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब उस 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो जो तत्व के बारे में बोला वो 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं आता है, जिसके पास वो अभिक्रिया करता है वो क्रॉस हो जाता है। क्या होता है, क्रॉस। मान लीजिए यहाँ पर आपका ये, मान लीजिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है और यहाँ मान लीजिए क्लोरीन है। तो ये मान लीजिए इससे आएगा, इसकी जगह इसके पास जाएगा दोस्तों। तो 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। और अंतिम कक्षा में कितने हैं, 4 है, पूछ रहा है अंतिम कक्षा में 4 है। मान लीजिए कि पहला कक्षा में उसका 2 हो गया, दूसरा कक्षा में क्या हो गया, 4 हो गया। पहला में 2, दूसरा में 4 दोस्तों। तो जहाँ पर 4 है लास्ट में, तो 4 देखिए यहाँ है और 4 यहाँ है। तो लेकिन यहाँ पहला घर में तो आपको पता है कि 4 नहीं होता, पहला घर में 4 नहीं होता है। अगर 2 रहता तो दोस्तों हम इस पर मतलब 2 रहता तो थोड़ा कन्फ्यूज होता है, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़िएगा इसको, बेसिक का थोड़ा इसमें आप जान जाइएगा, जान पाइएगा। आगे आते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो सिग्मा और पाई बंध की संख्या तो 12 और 3 होती है। अब ये सर सिग्मा और पाई बंध क्या होता है, तो आपको हम बता देते हैं क्या होता है। कोई भी होते हैं धातु क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। मतलब कि दोस्तों अपना संबंध बनाते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए दोस्तों। तो मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है, मतलब कि कोई त्यागते हैं कोई ग्रहण करते हैं, कोई क्या करते हैं, त्यागते हैं कोई ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं CH4 लिखें, क्या लिखें, CH4। इसको बोले ना हम, इसको क्या कीजिए, इसका संरचना सूत्र बनाइए। संरचना सूत्र मतलब कि इसको क्या कीजिए, कार्बन हो गया, तो कार्बन 4 है, तो हाइड्रोजन क्या कीजिए, यहाँ हाइड्रोजन हो गया आपका, हाइड्रोजन यहाँ हो गया, हाइड्रोजन यहाँ हो गया और हाइड्रोजन यहाँ हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका बन गया संरचना सूत्र बन गया दोस्तों। क्या बन गया, ये संरचना सूत्र। आपसे पूछेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कितने आपके सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो जहाँ पर डबल होगा ना, जहाँ डबल रहता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। जहाँ सिंगल वो होता है सिग्मा बॉन्ड। तो देख रहे हैं समझ आएगा क्या है आपका, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कि सिंगल है। तो कितने हो जाएंगे सिग्मा आपके, तो 1 2 3 4। याद रखिएगा जहाँ पर डबल रहेगा ना वो कहलाता है पाई बॉन्ड, जहाँ सिंगल रहता है ना वो कहलाता है आपका सिग्मा बॉन्ड। क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड। याद रखिए क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है। जहाँ सिंगल है एक लाइन है वो कहलाएगा सिग्मा, और जहाँ डबल होता है वो कहलाता है आपका पाई। याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो बेंजीन को जब संरचना सूत्र बनाइएगा, C6H6 होता है, C6H6 होता है इसका फार्मूला। जब इसका बनाइएगा आप तो क्या आएगा आपका, सिग्मा आ जाएगा आपका 12, और जो पाई आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। ये सब जब पढ़ाएंगे हम आपको बताएं कि थ्योरी वाला पार्ट वहाँ बताएंगे। अभी हम लोग को क्या करना है, MCQ कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पर थोड़ा सा समय आपका कम लेंगे। भारी पानी
वह पानी होता है, क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप मतलब कि समस्थानिक होते हैं। D2O इसका फार्मूला सुने होंगे, क्या होता है, ड्यूटीओ, ड्यूटेरियम होते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड दोस्तों। ड्यूटेरियम क्या होता है दोस्तों, ये आपका समस्थानिक है, किसका, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है दोस्तों। तो इसका समस्थानिक होता है भारी जल में ड्यूटेरियम। अगर कभी कभी इसका द्रव्यमान पूछ देता है तो इसका द्रव्यमान होता है दोस्तों 20, याद रखिएगा, भारी जल का द्रव्यमान कितना होता है 20। इसका दोस्तों इसमें भी इस्तेमाल करते हैं, मंदक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं भारी जल का। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप मतलब समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन मतलब क्या होता है, प्रोटॉन मतलब समझिए परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या होता है, मतलब कि किसको दिखाता है, आपका स्थान को। तो स्थान भिन्न भिन्न नहीं होता, स्थान दोनों का सेम ही होता है। क्या होता है, आपका स्थान दोनों का सेम ही होता है, याद रखिएगा। तो परमाणु संख्या तो सेम ही होगा, परमाणु संख्या क्या होगा आपका, सेम ही होगा। लेकिन जो न्यूट्रॉन होगा तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान को डिनोट करेगा, द्रव्यमान क्या करेगा, तय करेगा, उसका द्रव्यमान तय करेगा न्यूट्रॉन को। तो दोस्तों परमाणु संख्या तो उसका सेम रहेगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या तो दोस्तों वो अलग अलग होती है। इसको याद रखिएगा, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ये नहीं पूछ रहा है कि समस्थानिक क्या होता है, समान स्थान होता है, द्रव्यमान अलग होता है, अलग तरीका से पूछ सकता है आपसे। यहाँ पर पूछा है कि दूध उदाहरण है। दूध क्या है दोस्तों, एक इमल्सन है। क्या है, एक इमल्सन का दोस्तों उदाहरण। जब विलयन पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको ये दोस्तों मिल जाएगा कि दूध क्या है दोस्तों, इमल्सन का उदाहरण है, ये याद रखिएगा। आगे अल्कोहल खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है। तो अल्कोहल जो खमीर होता है उसका जो आखिरी उत्पाद होता है दोस्तों वो होता है इथाइल अल्कोहल। क्या होता है आपका, इथाइल अल्कोहल होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है दोस्तों। तो वो जाइमेज। क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 जो होता है उसको एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए दोस्तों उसमें क्या दिया जाता है, तो उसमें दोस्तों जाइमेज दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, शक्कर जो होता है उसके किण्वन करने पर क्या बनता है। पहला ऑप्शन दिया इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, और दोस्तों क्या दिया आपका, चौथा ऑप्शन दिया है आपका क्लोरीन। तो जो बनता है आपका वो इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है आपका, इथाइल अल्कोहल। इसको भी ध्यान दीजिएगा, इथाइल अल्कोहल आपका शक्कर के किण्वन से दोस्तों बनता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H6O6 होता है, ये ध्यान दीजिएगा, C6H6O6 यहाँ पर दिया ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। अब इसमें देखिए क्या क्या आपको है, तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन कहाँ है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह देखिए प्रश्न इस तरह से पूछता है आपसे, इसी तरह से पूछ देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और ये दिया है 46.67, ये दोस्तों नाइट्रोजन का प्रतिशत दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। अपमार्जक क्या होते हैं, तो अपमार्जक जो शोधन अभिकर्ता होते हैं। शोधन क्या होते हैं, अभिकर्ता दोस्तों होते हैं। डिटर्जेंट भी एक तरह का आपका अपमार्जक की श्रेणी में ही आता है। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों वनस्पति जो तेल होते हैं दोस्तों उसका इस्तेमाल हम लोग साबुन बनाने में करते हैं। जो साबुन का जो कारखाना होता है दोस्तों वहाँ पर वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग आते हैं, अगला है पीतल में कौन सी धातु है। पीतल उसका मिश्रण पूछ रहा था। पीतल में क्या होता है, पीतल में कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर और जिंक का दोस्तों मिश्रण होता है। हड़प्पा सभ्यता पढ़ते होंगे तो वहाँ पर कांसा पढ़ते होंगे। तो कांसा वो लोग कैसे बनाते थे, तो उसके पास कॉपर था, कॉपर के अलावा क्या था, तो उसको उनके पास टीन भी था। क्या था, टीन मतलब एसएन। तो जब एसएन और टीन को कॉपर को मिला जाएगा तो क्या बनेगा, कांसा बनेगा। और कॉपर और जिंक को मिला जाएगा तो क्या बनेगा आपका, ये पीतल बनेगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका, कॉपर और जिंक। कॉपर जिंक कहाँ दिया है आपका, ये दिया है तांबा और जस्ता दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। समूह मतलब जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग समूह। तो तीसरा और चौथा जो होता है समूह दोस्तों उसका ऑक्साइड क्या होता है, तो बेसिक और दोस्तों एसिडिक होता है। मतलब उसमें दोनों गुण दोस्तों पाए जाते हैं, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है दोस्तों वो सभी, जो रेडियोधर्मी होता है वो अल्फा बीटा गामा दोस्तों अपने आप को अस्थायित्व स्टेबल करने के लिए दोस्तों। कोई भी आप भी मतलब सरकारी नौकरी किस लिए चाह रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं दोस्तों कि क्या करें हम स्टेबल हो जाए, इसलिए दोस्तों अपना खून पसीना क्या कर रहे हैं, बाहर है दोस्तों, उत्सर्जित कर रहे हैं। उसी तरह पर दोस्तों क्या होता है कि जितने भी तत्व होते हैं दोस्तों जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, जैसे आपका हो गया यूरेनियम हो गया, आपका थोरियम हो गया दोस्तों, प्लूटोनियम हो गया, ये सब क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ दोस्तों। तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अस्थायित्व प्रदान करने के लिए वो अल्फा बीटा गामा को दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, इसका उत्सर्जन करते हैं दोस्तों। तो ये तीनों करते हैं, क्या करते हैं, तीनों का दोस्तों उत्सर्जन करते हैं, याद रखिएगा। इसी को हम रेडियो सक्रियता भी कहते हैं। ये आगे है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन है, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है दोस्तों आपका सबसे अधिक है। उसके बाद ऑक्सीजन हो गया दूसरे नंबर पे 20.99, लगभग 21% हो गया 78%।
और उसके बाद एक अक्रिय गैस है दोस्तों 0.93% दोस्तों, ये ऑर्गन की मात्रा है, किसका है, ऑर्गन 18 परमाणु संख्या। और जो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ये चौथा नंबर पे आता है 0.03%, ये याद ध्यान दीजिएगा हमेशा। वायु क्या है, तो वायु दोस्तों गैसों का मिश्रण है, क्या है, ये मिश्रण है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, मिश्रण, ये ध्यान देना है आपको। आगे हम लोग आते हैं मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, कौन है, तो आपका एलिथ्रीन दोस्तों। मच्छर भगाने में क्या होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है ये रसायन का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट दोस्तों, ये दोनों होगा आपका, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट दोस्तों दोनों के कारण क्या होता है आपका, जो अस्थायी कठोरता होता है दोस्तों जल का होता है। हाथ से गैस होता है तो N2 नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों, याद रखिएगा N2 होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। किसे हंसाने वाली गैस कहते हैं, तो ये बता दिए, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, क्या होता है, N2O। मिलाना है, त्वचा कैंसर किससे होता है, त्वचा कैंसर आपका पराबैंगनी किरण सूर्य से आने वाली बता दिए थे, इसलिए आपका ओजोन परत का क्षरण हो रहा है दोस्तों, उसको रोकने के लिए भी आपका हुआ था सम्मेलन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों, इसलिए 16 सितंबर को मनाते हैं हम लोग, क्या, ओजोन दिवस मनाते हैं। ये पराबैंगनी किरण अगर त्वचा पे आ जाती है शरीर पर दोस्तों, तो शरीर पर त्वचा कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण दोस्तों डेसिबल। वैश्विक तापमान दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग होता है आपका, किसके कारण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन छिद्र क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आदमी क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं, CFC, प्रशीतक हो गया आपका, मतलब कि फ्रिज हो गया दोस्तों, एयर कंडीशनर हो गया, AC हो गया, वहाँ पर दोस्तों ये इसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अब दोस्तों इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि अगर हमें जीवित रहना है पृथ्वी पर, तो ये सब हानिकारक चीज़ों को, मतलब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो प्रकृति हमारे साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देगा दोस्तों। जब हमारे पास छेड़छाड़ करेगा तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो इस तरफ दोस्तों हम लोग कर चुके हैं केमिस्ट्री का। तो कैसा लगा क्लास हमें कमेंट करके बताइएगा। क्लास दोस्तों अच्छा लगा तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा कुछ डाउट्स अगर आए तो उसको कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हम आगे दोस्तों उसमें सुधार कर सकें दोस्तों। और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको पता चल सके दोस्तों कि हाँ GS को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और MCQ लगाना है तो लगाना ही है। अगर आप किसी भी चैप्टर को दोस्तों पढ़ रहे हैं तो उसका MCQ लगाना ही लगाना। आपको अगर MCQ नहीं मिल रहा है तो हमें जरूर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, बोलिए कि हाँ सर इस चैप्टर का हमारे पास MCQ नहीं है। आपको हम पर्याप्त मात्रा में दोस्तों क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। आपको पर्सनली हम भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ पर पर्सनली हर एक चैप्टर का दोस्तों आपको MCQ देंगे। ऐसे हम अपने चैनल पर दोस्तों 1 अगस्त से शुरू भी करेंगे। आपको सब्जेक्ट वाइज दोस्तों क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट पर दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट के हर एक पॉइंट पर दोस्तों बात होगी, और उसका दोस्तों MCQ भी होगा हर एक दिन। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी दिन नहीं होगा, हर एक दिन होगा, ताकि आपका सिलेबस दोस्तों कंप्लीट हो जाए। और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जितना परेशान आप होते हैं कि ये बुक पढ़ना है, वो बुक पढ़ना है, ऐसे करना वैसे करना, कोई ज़रूरत नहीं होगा दोस्तों। आप तुरंत मतलब समझ जाइए कि हाँ कौन सा बुक हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा बुक हमारे लाभदायक नहीं है, क्या हम पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन सा टॉपिक हमारा छूटा हुआ है, किस बुक से हम कवर कर सकते हैं, वो सब दोस्तों सिलेबस कवर करने के बाद आपको पता चल जाएगा। जितना भी एक बार आप खाली सिलेबस कवर कर लीजिए, क्या क्या जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका साइंस का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोस्तों, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सबको पढ़ लीजिए एक बार। फिर आसानी से दोस्तों अपना प्रैक्टिस करते रहिए बैठ करके। प्रैक्टिस मतलब फिट बनाते रहिए, जहाँ भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोस्तों फिट बनाते रहिए। फिर आपका जो तैयारी है दोस्तों, तो हम इसमें ऐसा होगा कि आपको भी दोस्तों लगेगा कि हाँ जो सर बता रहे थे, अगर इस तरह से हम पहले करते तो इतना हम समय जो मेरा व्यर्थ हुआ है, इतना समय व्यर्थ मेरा नहीं होता दोस्तों। बाकी चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। बाकी दोस्तों तैयारी में अच्छा कीजिए, मन लगा के पढ़िए दोस्तों, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।